हाँ हाँ बोलो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ हाँ बोलो। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 38। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 38। 3030 38 38 okay. The addition of a catalyst during a chemical reaction alters which of the following? यही वाली ना? एक्सरसाइज 2 का ओके, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 38। ओके, म्यूट करो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एन इंटरनल वुंड ग्रोज एज, तो ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ग्रो करने का रेट दिया हुआ है। उसके बाद जब अपन एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो 1 आवर में वो वुंड पर पहुंच रही है और उसके बाद बैक्टीरियल पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रही है। तो शुरू में तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही थी, लेकिन जब अपन ने एंटीबायोटिक ली और वो उस वुंड वाली साइट पर पहुंची, उसके बाद बैक्टीरियल पॉपुलेशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है। तो ये 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद एन नॉट वर्सेस एन नॉट बाय एन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने को बोल रहा है। तो अगर आप देखें तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जैसा वेरिएशन है। डी आयन बाय डी टी इज इक्वल टू -5n²। ये कुछ वैसा ही है जैसे अपन बोलते थे डी ए बाई डी टी इज -ka², सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो वैसी ही इक्वेशन यहाँ बनेगी जैसे सेकेंड ऑर्डर में बनती थी, 1/at इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। वैसे यहाँ पर बनेगी 1/nt इज इक्वल टू 1/n0 प्लस kt। k की जगह यहाँ पर 5 है। तो अगर मैं दोनों तरफ n0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये n0/nt इज इक्वल टू 1 प्लस 5 n0 टाइम्स t, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर अपन देखें n0/nt वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो ये y है और ये x है। तो डेफिनेटली ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में फिट होती हुई नजर आ रही है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो n0/nt वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और उसका y इंटरसेप्ट 1 होगा। खैर यहाँ पर y इंटरसेप्ट तो कुछ दिखाया नहीं है, बट स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये सारी बातें अपन को फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आहान, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये 1 घंटे के बाद की सिचुएशन पर ग्राफ ड्रॉ करना था। 1 घंटे से पहले वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन, और 1 घंटे के बाद फिर वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और पूछिए। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 11। 11. ओके, तो यहाँ पर फ्लोरीन 18 आइसोटोप के बारे में बता रखा है। 1.5 माइक्रोग्राम ऑफ फ्लोरीन 18 अगर अपन ने शुरू में लिया तो उसको 1 नैनोग्राम रह जाने में कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव डिके का क्वेश्चन हो गया, और रेडियो एक्टिव डिके के लिए अपन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं Ln(n)/mt इज इक्वल टू लैम्डा टी। वैसे इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर में लगती है, m0 यहाँ पर इनिशियल मास है और mt फाइनल मास है। नैनोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ ग्राम। तो यहाँ पर इन चीजों को अपन ग्राम्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। शुरू में मास 1.5 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम है, बाद में नैनोग्राम हो गया, मतलब 1 इंटू 10⁻⁹ ग्राम्स।
और हाफ लाइफ दे रखी है, लैम्डा को लिख सकते हैं ln2 बाय टी हाफ टाइम्स टी। बस इसके आगे सॉल्व करना है। तो ये 10⁻⁻9 और 10⁻⁻6 को अगर आप एडजस्ट करोगे तो एक 10⁻3 बचेगा ऊपर, उससे मल्टीप्लाई करने पर ही 1500 हो जाएगा। दोनों तरफ ln है तो दोनों तरफ अपन log भी लिख पाएंगे। अनन्या इससे आगे सॉल्व कर लोगे या मैं करूं? नो सर, थैंक यू सर। इसके बाद आंसर मैच करना चाहिए अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो। बाद में आप मिनट्स को आवर्स में भी कन्वर्ट कर लेना, एक बार करके देखो। यस सर। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1515 यस सर। देखो, अ कॉमन रूल ऑफ थंब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब रूल ऑफ थंब का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकली, आमतौर पर ऑब्जर्व किया गया है। और ऑब्जर्व ये किया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट डबल हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो रिएक्शन इस रूल को फॉलो करती हो और टेम्परेचर शुरू में 25 डिग्री सेल्सियस है। वैसे ये बात हर रिएक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है कि 10 डिग्री बढ़ाने से टेम्परेचर रेट डबल ही हो जाएगा, पर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, log K2 by K1 is equal to 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। रेट डबल होने का मतलब यही है कि रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है। रेट कांस्टेंट के डबल होने के कारण ही रेट डबल हो रही है। तनीषा इस बात को समझ रहे हो? यस सर। टेम्परेचर का इफेक्ट के पर पड़ता है और के के कारण फिर रेट चेंज होगा। तो रेट डबल होने का मतलब यह है कि के डबल हो गया है, यहाँ पर रेशियो 2 है और ये क्वांटिटी 19.15 होती है। इनिशियल टेम्परेचर 298 केल्विन है और बाद में 10 डिग्री बढ़ा दिया गया तो 308 केल्विन हो गया। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कर लोगे? यस सर। इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट है, जिससे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 298 इंटू 308 है। तो ये कैलकुलेशन करो और बाद में 1000 से भी डिवाइड कर देना, जिससे क्वांटिटी किलो जूल्स में आ जाए। ओके सर। समझ रही हो इस बात को? यस सर। हाँ, और बोलो। दिव्या पूछिए। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 29। यस सर। जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, म्यूट करो आप एक बार। इसमें यापन को ये ओवरऑल रिएक्शन जो है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विच इज रिटन एट द बॉटम, वो इन दो स्टेप्स का सम है। अगर आप इन दोनों स्टेप्स को ऐड करेंगे तो आपको ये ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। अच्छा, इस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और दिमाग लगाएं तो क्लोरीन रेडिकल जो है वो फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो रहा है और सेकंड स्टेप में फॉर्म हो रहा है। तो क्लोरीन रेडिकल इस रिएक्शन के लिए क्या हो गया, बताओ दिव्या? इस रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से क्लोरीन रेडिकल का नाम क्या है? क्या वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है ओवरऑल रिएक्शन के लिए? क्या वो इंटरमीडिएट है? क्या वो कैटलिस्ट है? सर ये कैटलिस्ट। Cl यहाँ पर कैटलिस्ट है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में वो कंज्यूम हो रहा है और सेकंड स्टेप में प्रोड्यूस भी हो रहा है, उसका टोटल अमाउंट कांस्टेंट बना हुआ है। और ClO रेडिकल जो है वो पहले स्टेप में बन रहा है और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जा रहा है, ये इंटरमीडिएट है क्योंकि ये बनने के बाद खत्म हो जा रहा है, बच नहीं रहा है, इसलिए वो इंटरमीडिएट है। खैर, ये तो अलग बात हो गई। फिलहाल इस रिएक्शन को अगर आपको ऑब्जर्व करना है और बोल रहे हैं कि क्लोजेस्ट कांस्टेंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, मतलब रेट कांस्टेंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन क्या होना चाहिए, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप इन दोनों रेट कांस्टेंट्स को पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो, K1 और K2 को। क्या आप बता सकते हो K1 बड़ा है या K2? K1 बड़ा है या सर K2? K1। सर K1।
K1 बड़ा है, अच्छे से देख लो, अच्छे से। Yes, sir. K2. K2 बड़ा है, तो कौन सी रिएक्शन स्लोअर होनी चाहिए? सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ K1 K2 अगर अपन जज करें, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ K1 K2, तो अपन बोलेंगे कि स्टेप 1 शुड बी स्लो, और जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है। और अगर स्टेप 1 रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो रेट फॉर ओवरऑल रिएक्शन would be approximately equal to rate of step 1, और स्टेप 1 के रेट के बराबर होगा तो जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो भी K1 के बराबर ही हो जाएगा, O3 into Cl। ऐसे ही तो स्टेप 1 का रेट लॉ लिखेंगे, और जो स्टेप 1 का रेट लॉ है वही ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी रेट लॉ हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 ही हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। दिव्या, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ही स्टेप 1 के बराबर ही आ रहा है यहाँ से, वो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को पहचान के फिर करना है, और जिसका K छोटा है उसको यहाँ पर स्लो स्टेप मानना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रखी, कॉन्सेंट्रेशंस वगैरह दे नहीं रखी, तो जिसका K छोटा है उसी के लिए अपन सोच रहे हैं कि वही स्लो होगा। K स्मॉलर होने से रेट स्मॉलर होने के चांसेस तो बढ़ते ही हैं। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? No, sir. इसी का एक्सरसाइज 1 का? 1. ओके, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 37, ये वाला। Yes, sir. Okay, the rate constant for the reaction is given. If the concentration of A is 5 molar, then the concentration after 20 minutes is. तो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स मोल पर सेकेंड दे रखी हैं, वैसे आइडियली वो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर रेट कांस्टेंट की ये यूनिट्स हैं, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स इतनी हैं 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट्स मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आती हैं। रेट की यूनिट्स और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम हो जाती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एक का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है A0 माइनस KT, और बी की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है सिंपली KT, और K अपन को दे ही रखा है 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3, और टाइम जो है वो मिनट्स में है, उसको अपन सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर अपन ऐसा कर ले तो ये 0.6 इंटू 1.2 हो जाएगा, 12 इंटू 6 इज 72, तो ये 0.72 मोलर अकॉर्डिंग टू मी आना चाहिए। सूर्यांश क्या दे रखा आंसर पीछे? यही है. ओके, और बोलो सूर्यांश। Question 44. एक्सरसाइज 1 का ही Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 44. 44। अच्छा, ए के 41 के बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रिएक्शन को फास्ट के साथ साथ इक्विलिब्रियम में मानना है। दिस वाज अ करेक्शन। यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन साइन, डबल एरोज लगेंगे, यहाँ पर सिंगल एरोज ही लगेंगे। आप बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 44। ओके, म्यूट करो अपने आप को। ln 1/1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू KT, ये वाली इक्वेशन अप्लाई करो। 99% कंप्लीशन का मतलब रिएक्टेड 99% कंज्यूम हो चुका है, अल्फा 0.99 हो जाएगा, 1 माइनस 0.99। ठीक है, बस हो गया KT, और ये ln 100 आ रहा है। ln 100 को लिख सकते हैं 10 ln 10। सूर्यांश ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 का, सॉरी 10 नहीं, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 ln 10 हो जाएगा।
10 का स्क्वायर है 100 और वो 2 बाहर आ जाएगा, और ln 10 की वैल्यू होती है 2.303। so this we need to know। तो k की वैल्यू हो जाए, सॉरी टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4.606 अपॉन k। 99% कंप्लीशन के लिए रिक्वायर्ड टाइम। सूर्यांश समझ में आ रहा है ये? आपने क्या मिस्टेक करी थी? इसमें आपके क्लास में एग्जांपल है तो उसमें लिखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T99, तो ऐसे सर एक क्लास में अपने एग्जांपल कहते हैं उसमें आपने लिखा था कि T99% कंप्लीशन के लिए 10 टाइम्स T हाफ का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था। हाँ, लेकिन वो 99.9% था और ये 99% है। पहला तो ये है, वो 99.9% था और ये 99% है, दोनों में फर्क है, ध्यान रहे। ठीक है, तो अगर आप याद रख रहे हो रिजल्ट तो ध्यान से याद रखो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। रिजल्ट बहुत केयरफुली याद रखना पड़ेगा। 99.9 और 99.99 में भी फर्क है टाइम रिक्वायरमेंट का। ओके मेघना आप बोलो। मेघना सर वो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में से ये रेट ऑफ डिसअपेरेंस और अपेरेंस का मीनिंग बता दो, बस यही समझ नहीं आया। डिसअपीयरेंस का मतलब ये है कि वो किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, और रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब किस रेट से वो फॉर्म हो रहा है। तो N2O5 जो है ना, वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसे लिखते हैं dN2O5/dt, पर क्योंकि N2O5 डिक्रीज हो रहा है ना, कंज्यूम हो रहा है, तो dN2O5/dt एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसके आगे भी अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और इसी को अपन बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसी को बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। जैसे किसी कार का एक्सेलरेशन हो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उसका डेसेलरेशन क्या है, तो डेसेलरेशन क्या बोलोगे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the rate at which the speed is decreasing? Rate of decrement of speed बोला जाए तो पॉजिटिव क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसे ही N2O5 डिसअपियर हो रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो नेगेटिव है, बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस पॉजिटिव है। डिसअपियरेंस नाम से ये जाहिर हो रहा है कि वो कम हो ही, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज तो इस नाम से ही जाहिर हो रहा है। इसके बाद अपन पॉजिटिव नंबर ही रिपोर्ट करेंगे, और पॉजिटिव नंबर रिपोर्ट करने के लिए बाहर माइनस लगाएंगे। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 का मतलब है कि किस रेट से NO2 बन रहा है। अपीयरेंस का मतलब फॉर्मेशन से ही है। सो दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। इसके बाद कर लोगे आप? यस सर। और सर ये क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसमें सबसे पहली बात ऑब्जर्व करो, दिया हुआ है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और N2O की कॉन्सेंट्रेशन 3 हाफ लाइफ्स के बाद बतानी है। 3 हाफ लाइफ्स के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी? अगर शुरू में 0.15 मोल्स थे 1 लीटर में, तो शुरू में N2O की कॉन्सेंट्रेशन 0.15 मोलर ही हो गई, मोल्स पर लीटर। उसके बाद 3 हाफ लाइफ्स निकल गई, मतलब वो 3 बार हाफ हुई है। फर्स्ट बार हाफ होगी तो 0.075 हो जाएगा। एक और हाफ लाइफ निकलेगी तो 1 मोर टाइम हाफ हो जाएगा 0.0375, और एक और हाफ लाइफ निकलेगी तो इसका भी हाफ हो जाएगा 0.01875। ठीक है ना? इसको अपन रफली 1.9 इंटू 10⁻⁻² मोलर लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो? ऐसे लिख पाएंगे 1.9 इंटू 10⁻⁻² मोलर। तो 3 हाफ लाइफ्स का मतलब है 3 टाइम्स हाफ करना है। ठीक है, मेघना कहाँ तक कर लिए सॉल्व? सर मैं ये बस ये 2 क्वेश्चन हुए थे, बाकी एक्सरसाइज 1 तो हो गई, अभी 2 शुरू नहीं करी। करो, अदरवाइज फिर पेंडिंग वर्क बढ़ता जाएगा। करना है अपन यस को सर। क्वेश्चंस। यस। हाँ शुभिका बोलो। Question 49. फर्स्ट एक्सरसाइज में Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर 39 Sir, 39 49. 49 ओके ये वाला Yes, sir. hydrolysis of methyl acetate by dilute HCl is a pseudo first order reaction. ये तो अपन जानते हैं मिथाइल एसिटेट एक एस्टर है और एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस अपने आप में एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और HCl इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है। ये बात भी सही है। मिथाइल एसिटेट को इस तरह से लिखेंगे CH3 COOCH3। हाइड्रोलिसिस में तो बेसिकली रिएक्शन वाटर से ही हो रही है। H+ तो यहाँ पर सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये एक एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। H+ कैटलिस्ट का काम कर रहा है जिसको एल्कोहल एसिड और एल्कोहल में ब्रेक करेगा। H+ यहाँ पर कैटलिस्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन H+ पर डिपेंडेंट नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन एस्टर और वाटर पर डिपेंडेंट है, लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन नियरली फिक्स्ड है, इसीलिए अपन बोल पाते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब इसमें असर्शन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होने का एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि H+ यहाँ पर कैटलिस्ट है। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। पीछे क्या दिया हुआ है शुभिका? The second area. आप क्या सोच रहे थे? First. नहीं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होने का रीजन है एक्सेस ऑफ वाटर। वाटर का बहुत ज्यादा होना इसका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होने का रीजन है। तो सेकंड स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ रीजनिंग आनी चाहिए, वो रीजनिंग नहीं आ रही है, इसलिए अपन बी मार्क सेकंड ऑप्शन मार्क करेंगे। और Okay, बोलो। sir. Sir, best इतना ही. ओके हर्ष। सर सेक्शन रिव्यू 1 का क्वेश्चन सेक्शन रिव्यू 1 सेक्शन रिव्यू 1 ओके जस्ट अ मिनट। तो ये है सेक्शन रिव्यू 1। इसमें Yes. बोल इसमें क्या प्रॉब्लम है? आंसर में डाउट हो रहा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दे रखा है। व्हाट इज द सर रेट सेकंड ऑफ क्वेश्चन सेकंड वाला? फर्स्ट तो हो गया। यस सर तो यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज rate of disappearance of H2O2 in molar per second in the first 45 seconds of the reaction if 1 liter of H2O2 reacts at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure। ठीक है, तो 0 से 45 सेकेंड्स के बीच में ही एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 बताना है। ठीक है, तो -1/2 delta H2O2 by delta T would be equal to plus delta O2 by delta T। ओके, यहाँ पर अपन को ये करना चाहिए कि अपन को ऑक्सीजन कितना कलेक्ट हुआ वो पता चल रहा है, तो अपन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड फाइंड कर लेते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड PV/RT से। तो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। वॉल्यूम 2 मिलीलीटर्स है, इसको लीटर्स में बदल लेते हैं। R की वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथीयर कैलकुलेशन होगा, पर कर लेना, कैलकुलेटर यूज कर लेना ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म आ जाएंगे और फिर वहां से अपन मोल्स ऑफ H2O2 कंज्यूम्ड भी फाइंड कर सकते हैं। इस 45 सेकेंड के दौरान H2O2 कितना कंज्यूम हुआ, उसका जवाब है डबल ऑफ द मोल्स ऑफ O2 फॉर्म्ड। जितने मोल्स O2 के बनते हैं उसके डबल मोल्स H2O2 के कंज्यूम होते हैं, और H2O2 जितना कंज्यूम हुआ है उसको अपन
1 लीटर से डिवाइड कर देंगे कि H2O2 के सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। तो बस मोल्स ऑफ H2O2 कंज्यूम्ड को अगर आप मोल्स ऑफ H2O2 कंज्यूम्ड को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, और ये H2O2 कंज्यूम जो है ना वो 45 सेकेंड्स का है, क्योंकि अपन 45 सेकेंड्स में जितना ऑक्सीजन बना वो यूज कर रहे हैं। तो इससे अपन को मिल जाएगा कि H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया 45 सेकेंड्स में, और उसके बाद इसको भी आप 45 सेकेंड से डिवाइड कर देना। तो ये आपको देगा एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। हर्ष, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर से समझ लो। सबसे पहले अपन को क्या अप्लाई करनी है? आइडियल गैस इक्वेशन। वहां से मोल्स ऑफ O2 फॉर्म फाइंड कर लेना, फिर मोल्स ऑफ O2 फॉर्म से मोल्स ऑफ H2O2 कंज्यूम्ड फाइंड कर लेना डबल करके, फिर जो मोल्स ऑफ H2O2 कंज्यूम्ड आए हैं उसको 1 लीटर से डिवाइड कर देना, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, और इस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को टाइम इंटरवल से डिवाइड करने पर ही एवरेज रेट मिलता है। ओके सर। कर लोगे? यस सर। देखो मैच करना चाहिए आंसर। ओके सर। नंदिनी बोलिए। Sir, self test 6, page number 123. सेल्फ टेस्ट 6, just a minute। ये वाला, what would be the concentration of N2O5 in the experiment described in example 6 after this much of time? तो इसका A पार्ट या B पार्ट करना चाहते हैं आप? दोनों? सर एक बार दोनों बता। चलिए ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 में जो डिस्क्राइब्ड है, एग्जाम्पल 6 में इसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो ये दो चीजें दे रखी हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 is 1.65 into 10 to the power minus 2। इसमें थोड़ा लॉग एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और रेट कांस्टेंट दे रखा है 4.8 into 10 to the power minus 4 सेकेंड इनवर्स। और उसके बाद अपन को दिया है 600 सेकेंड्स, 6 into 10 to the power 2 सेकेंड्स, और पूछा है कि N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा लॉग एंटी लॉग लेने पर बेस्ड क्वेश्चन है। यस सर। N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, तो इसके लिए अपन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। N2O5 एट टाइम t log 1 N2O5 नॉट इज माइनस KT अपॉन 2.303, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर अगर नंबर्स थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट हैं तो आप एक आध मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेटर यूज कर लो। कैलकुलेटर का यूज अपनी आदत नहीं बनना चाहिए, पर कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज कर सकते हैं। तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके देखते हैं। फोर 4.8 into 6 divided by 2.303, ठीक है। और यहाँ पर ये 10 to the power plus 2 है, तो ये फाइनली -0.125 आ रहा है, -0.125। अब इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। इसको किस तरह से ब्रेक करें? अगर मैं इसको -0.9, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अगर मैं इसको
सिंपली ऐसे लिखूं, log 3 होता है 0.48 और log 4 होता है 0.60। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें डिफरेंस तो वो -0.12 आ रहा है, लगभग -0.125 के करीब ही होता है वो। तो इसको मैं log 3 माइनस log 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये एंटी लॉग लेने की ट्रिक यूज में आ रही है। N2O5 at time t अपॉन ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन जो कि 1.65 इंटू 10 to the power -2 दे रखी है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में हो जाएगा log 3/4। नंदिनी आपको ये समझ में आ रहा है क्या, ये Yes, वाला sir. स्टेप? अगर ये वाला Yes. स्टेप समझ में आ गया तो उसके बाद अपन log हटा देंगे दोनों तरफ। log x इज इक्वल टू log y है, तो x भी y के बराबर होगा। तो 3/4 इंटू 1.65 इंटू 10 to the power -2। तो 1.65 का एसेंशियली 0.75 से मल्टीप्लीकेशन है, जो कि 1.24 इंटू 10 to the power -2 आएगा। तो ये N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। अगर अपन Yes. आंसर में देखें तो मैच कर रहा है। तो इसमें एंटी लॉग लेने का ट्रिक यूज में आ रहा है और थोड़ी सी कैलकुलेशन है। और जो Yes, सेकेंड yes. पार्ट है वो मेरे ख्याल से रिलेटिवली आसान है। 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अच्छा, कई बार लोग इंटरप्रिटेशन भी इंग्लिश का ढंग से नहीं कर पाते। टू डिक्रीज टू 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्या आप बता सकते हो? So 0.1. अल्फा की वैल्यू 0.1 नहीं है। आप लोग सब तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहे हो, आपको इंग्लिश ढंग से समझ में आनी चाहिए। ये 10% पर डिक्रीज होकर पहुंची है, टू डिक्रीज टू 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो कितना खत्म हो गई है ये? 10% तो ये रह गई है, Yes, sir. 10% रह गई है, 90% कंज्यूम हो गई है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, तो sir. अल्फा यहाँ पर 0.9 है। 0.9. Yes. ये भी अक्सर मिस्टेक हो जाती है, लोग अल्फा ढंग से नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। तो बस इस तरह से करना है आपको। अल्फा की वैल्यू 0.9 पुट करनी है, और के की वैल्यू अपन को पता ही है 4.8 इंटू 10 to the power -4 टाइम्स टी। ये अगर आप देखोगे तो ये ln10 आएगा, और ln10 Yes, की sir. वैल्यू ही 2.303 होती है। तो बस टाइम आ गया यहाँ से 2.303 अपॉन 4.8 इंटू 10 to the power -4। तो ये भी हो गया 2.303 डिवाइडेड बाय 4.8। तो ये 4.8 इंटू 10 to the power 3 सेकेंड्स आ रहा है। ये भी मैच कर रहा है, देखो। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने से आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने का Yes, sir. प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बार इसको फिर से खुद से करके देखना। Yes, sir. चलिए ठीक है। साइड का क्वेश्चन है। ओके, सेट का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बोलो। Sir, the temperature of a reaction is changed from T1 to T2, राइट, and T half is found to decrease. टी हाफ इज फाउंड टू डिक्रीज। ओके, सर बताना है कि कौन सा मतलब इसको कम किया टेम्परेचर को या ज्यादा किया है फॉर N2 and X। क्वेश्चन नंबर 53 है ये सेट का। वो तो सर याद नहीं, लिख के रखा हुआ अलग से। जस्ट अ सेकंड। तो ये जो 53rd क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, हाफ लाइफ डिक्रीज हो रही है। हाफ लाइफ डिक्रीज होने का मतलब रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर ही तो चेंज किया है, कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज करी नहीं है। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, हर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो होती है वो रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में, हर ऑर्डर में हाफ लाइफ के से
इनवर्सली रिलेटेड होती है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हाफ लाइफ डिक्रीज हो रही है इसका मतलब के इंक्रीज हो रहा है, और के तभी इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हो। इसका मतलब T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1 whatever be the type of reaction, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक कैसी भी हो। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग तरीके से चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, लेकिन रेट कांस्टेंट तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा बढ़ता ही है। ठीक है ना? इस रिएक्शन में अपन को बैकवर्ड रिएक्शन कंसिडर ही नहीं करनी है, सिर्फ फॉरवर्ड के बारे में ही सोचना है। तो टेम्परेचर बढ़ाया गया होगा तभी के बढ़ा है, और के बढ़ा है तभी हाफ लाइफ डिक्रीज हुई है। आहान समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। और बोलो अनन्या, आपका कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. Sir, exercise 2. हाँ बोलो। Which question? Sir, question 4. एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में अपन को रेट कांस्टेंट दे रखा है और ये कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल दे रखी है। ये भी पता है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है, ध्यान रहे। तो इसको 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर पहुंचाना है, तो कितना टाइम लगेगा? तो आप चाहो तो पहले इसकी हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हो। हाफ लाइफ 1/KA0 होता है, ठीक है, और 1/4 होना है इसको। ध्यान रहे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था क्लास में, हर बार हाफ होने का रिक्वायरमेंट डबल होता जाता है। तो अगर फर्स्ट टाइम हाफ होने में टाइम T हाफ लगेगा, तो सेकेंड टाइम हाफ होने में टाइम 2T हाफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ लाइफ A0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहली बार हाफ होने में T हाफ टाइम लग रहा है, तो A0/2 का हाफ होने में डबल टाइम लगेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधी रह गई है, तो हाफ लाइफ डबल हो जाएगी। ठीक है, Okay, sir. तो बस यहाँ से कर लेना है, ये T हाफ फाइंड कर लो और उसका T हाफ प्लस 2T हाफ, अपन को टोटल 3T हाफ टाइम चाहिए। 1/4 होने में 3T हाफ टाइम लगेगा, मतलब 3/K टाइम्स A0। इसको सॉल्व कर पाओगे? देखो K आपके पास है, A0 Yes, आपके sir. पास है, ट्राई करो Yes, सॉल्व sir. करने का। Answer question 6. क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। हाउ लॉन्ग इज द थर्ड हाफ लाइफ? अगर फर्स्ट हाफ लाइफ ये हो तो बिल्कुल इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज में आ रही है। ईच सक्सेसिव हाफ लाइफ इज डबल ऑफ द प्रीवियस वन इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइम हाफ हुआ तो लगा 22 मिनट्स, सेकेंड टाइम हाफ होगा तो लगेगा 44 मिनट्स, थर्ड टाइम हाफ होगा तो कितना टाइम लगेगा बताओ? 88 minutes. 88 मिनट्स। क्या यही Yes, थर्ड sir. क्या यही थर्ड हाफ लाइफ है? Yes, sir. फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। थर्ड टाइम हाफ करने को ही थर्ड हाफ लाइफ बोलते हैं। तो इसका आंसर Okay, 88 मिनट्स होना चाहिए। और बोलो सूर्यांश। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। इसी एक्सरसाइज में? हाँ सर। ओके, तो देखो ये रिएक्शन गिवन है, जब सिर्फ बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया हाफ लाइफ चेंज नहीं हुई। बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल नहीं किया गया तो हाफ लाइफ चेंज नहीं हुई। इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा, ठीक है ना? क्योंकि हाफ लाइफ अगर बी के रिस्पेक्ट में देखें, ए को कांस्टेंट ही रखें, तो फिर बी के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर 1 है तो फिर हाफ लाइफ जो है वो बी की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ
कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। तो बी को डबल करने पर हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। और जब सिर्फ ए को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रही है। ए को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रही है, इसका मतलब रेट जो है वो ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओवरऑल ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है, और सेकेंड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आप समझते हैं, लीटर टू द पावर n-1, मोल टू द पावर 1 - n, सेकेंड इनवर्स के अकॉर्डिंग हो जाएंगी लीटर पर मोल पर सेकेंड। आ रहा है सूर्यांश समझ में? ओके, The quotient 36. 36। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लॉग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। इसमें आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इसमें अप्लाई होगी। 0.3010 क्या आप जानते हो किसका लॉग होता है? Log 2. log 2 होता है। अगर ये log 2 होता है तो ये क्वांटिटीज फिर कंबाइन हो जाएंगी और ये 2 टाइम्स dB/dt हो जाएगा। हो जाएगा ना, 2 टाइम्स dB/dt। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिख दें तो अब देखो ये log x और ये log y बराबर हैं, इसका मतलब x और y भी बराबर होने चाहिए। माइनस dA/dt शुड बी इक्वल टू 2 dB/dt। इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 dA/dt शुड बी इक्वल टू dB/dt। सूर्यांश, क्या इसके बाद अपन रिएक्शन लिख सकते हैं? रिएक्शन ए का कोफिशिएंट पता चल रहा है क्या? और बी का कोफिशिएंट भी पता चल रहा है, 2a गोइंग टू b। इस टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए। अब अपन को देखना है कि इनमें से किस केस में रिएक्शन इस तरह की आती है। A and B can respectively be, देखते हैं किस केस में आती है। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन तो आइसोमर्स ही होते हैं। ये एन ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, दोनों को गैसियस स्टेट में मान ले रहा हूँ अभी। तो इनके बीच में अगर रिएक्शन होगी तो दोनों के कोफिशिएंट्स 1 ही होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं है। C2H2 अगर इधर होगा और C6H6 इधर होगा तो इधर कोफिशिएंट 3 लगेगा, तो ये भी सही नहीं है। अगर लेफ्ट में C2H4 होगा, राइट में C4H8 होगा तो यहाँ 2 लगेगा, ये सही है। अगर N2O4 लेफ्ट में होगा, NO2 राइट में होगा तो राइट में 2 लगेगा, तो कोफिशिएंट्स 1 and 2 होंगे, ये भी सही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। सूर्यांश समझ में आ रहा है? सर अगर ऐसे करें कि अगर हम जानते हैं -dA/dt = +dB/dt होता है, अब इस रिएक्शन में दोनों तरफ अगर लॉग करें, जैसे इसने किया दोनों तरफ लॉग कर दे, तो उससे पहले कोएफिशिएंट आता है, तो अगर हम कोएफिशिएंट हाफ माने तो 1/1 हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऊपर चला जाएगा और log 2 हो जाएगा, इसलिए 0.3 आया। तो इसका मतलब जो b का कोएफिशिएंट हाफ हो जाएगी ना। आप अपनी वर्किंग मुझे सेपरेटली भेजना, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है मेरे को, मैं अलग से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? हर्ष, आपका क्वेश्चन है कोई? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 30। 30 इसी एक्सरसाइज यस में? सर, यस सर। इसी एक्सरसाइज का 30th क्वेश्चन। ये तो आई थिंक क्लास में मैंने कराया होगा। क्या आप में से कोई रिकॉल कर सकता है क्या ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है? एनीबॉडी? Yes, sir. Yes. हर्ष नोट्स अच्छे से पढ़ो, ये कराया हुआ है मैंने। ठीक है, ओके थैंक यू। सर। नोट्स तो पढ़ो यार अच्छे से। जो क्वेश्चन क्लास में टाइम देकर डिस्कस किया हुआ है वो अपन को याद आना चाहिए। जब मेरे को याद आ रहा है तो आपको भी याद आना चाहिए। और किसी का कोई डाउट है तो बोलो। स्क्रीन पर दिख रहा है यही वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो इसमें गैसियस एसिटाल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन है CH3CHO का।
उसके डिकम्पोजिशन से क्या प्रोडक्ट्स बने वो एक अलग मैटर है, उसमें अपन नहीं जा रहे। अपन को बस देखना है कि गैसियस एसिटल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। म्यूट करो तनिषा। तो मान लेते हैं कि एसिटल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ए है, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। अपन को दे रखा है कि रेट इतना था जब 5% रिएक्शन हो गई थी और रेट इतना हो गया जब 33% रिएक्शन हो गई थी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो इसमें दो सिचुएशंस बता रखी है अपन को। पहला रेट बता रखा है 1 टॉर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर रेट जो है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखना बेटर रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एसिटल्डिहाइड टू द पावर ए, क्योंकि सब चीजें प्रेशर के टर्म्स में लिखी हुई हैं। उसके बाद 5% रिएक्शन का मतलब शुरू में जो भी प्रेशर था उसका 0.95 बचा है, और 33% रिएक्शन होने पर रेट इतना हो गया। इसका मतलब अब प्रेशर 0.67 बचा है पी नॉट के रिस्पेक्ट में। तनीषा, ये लिखना समझ में आ रहा है? एक रेट Yes, sir. एक रेट ये है, 5% रिएक्शन के बाद प्रेशर इतना बचा, 33% के बाद इतना बचा। अब अपन को एसेंशियली इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना चाहिए। अगर अपन इनको डिवाइड करें तो लेफ्ट में 2 बचता है और राइट में 0.95 अपॉन 0.67 की पावर ए आ जाती है। क्या अब आप ए फाइंड कर पाओगे? Yes, sir. मेरे अकॉर्डिंग ये जब डिवीजन किया जाता है ना तो ये 1.41 आता है रफली। क्या आप जानते हो 1.41 के बारे में कुछ? 1.41 जो होता है ना वो √2 होता है, So, root 2. Yes, sir. √2। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 to the power half, और ये 1 है। तो ये जो 1 है और ये जो a/2 है ये इक्वल होना चाहिए। a/2 should be 1, that means a should be 2। आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. Okay. Anything else? सर एक मोल एंड स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज का है, मोल एंड स्टोइचियोमेट्री। हाँ हाँ, बोलो बोलो। यस सर। क्वेश्चन आपको रीड करके बताना पड़ेगा। Okay, sir. Gram of solute X per liter of Just a solution. minute, एक मिनट, आप धीरे धीरे बोलो। 200 grams of X। Yes, sir. और वॉल्यूम कितना है? Sir, X per liter. Solute X per liter ओके। of solution. If the solution contains 18% X 18% X by mass। by weight. Yes, sir. What is the density of the solution? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी है, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपने कैसे सोचा इसको? सर ये मेरे को समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व होगा सर, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स दे रखी है वो ग्राम डिवाइडेड बाय सीसी दे रखी है ऑप्शन में। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए, 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml होता है। म्यूट करो। और 1000 ml ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीसी भी इसी को बोलते हैं। एक सेकेंड, नंदिनी म्यूट करो। इसी को सीसी बोलते हैं, 1000 सीसी। तो 1 लीटर सोल्यूशन मान लेते हैं, उसमें 200 ग्राम एक्स है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 18 है। और मास ऑफ सॉल्यूट 200 ग्राम्स है। 200 ग्राम्स। तो क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा अपन को? यस सर। 20,000 200 and 200 is 20,000
डिवाइडेड बाय 18, तो ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया ग्राम्स में, और यहाँ से अब अपन डेंसिटी भी फाइंड कर पाएंगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1000 cc या सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 20/18 आ रहा है, which should be around 1.1 grams per centimeter cube. आ रहा है क्वेश्चन समझ में? यस सर। ओके, जस्ट एक क्वेश्चन अगर किसी का और है तो अपन ले सकते हैं। हाँ बोलो। सर ये सॉल्यूशन चैप्टर का है क्वेश्चन, इसी से मतलब ओरली हो जाएगा। हाँ बोलो। A binary liquid is prepared by Okay, mixing N-heptane and ethanol. N-heptane and ethanol. N-heptane and ethanol, okay. Which one of the following statements is correct? Okay. तो सर इसमें ये नॉन आइडियल और पॉजिटिव डिविएशन कैसे हो रहा है? ओके, तो ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, N-heptane तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इथेन एक पोलर मॉलिक्यूल है, साथ साथ इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला हाइड्रोजन भी है। इसके मॉलिक्यूल्स में तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। तो ये डिसिमिलर टाइप ऑफ अट्रैक्शंस रखने वाले सब्सटेंसेस हैं, अनलाइक सब्सटेंसेस हैं, तो इनके मिक्स करने पर पॉजिटिव डिविएशन शो होगा ही होगा, क्योंकि इथेनॉल अगर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन को वीकर अट्रैक्शन रिप्लेस करेगा तो फिर पॉजिटिव डिविएशन यूजुअली आएगा ही आएगा। इथेनॉल अगर हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा तो इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसरप्ट हो जाएगी, इवन हेप्टेन का भी अट्रैक्शन वीकर हो जाएगा आसपास में, तो उससे पॉजिटिव डिविएशन आएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल अगर मिक्स किए जाते हैं तो पॉजिटिव डिविएशन मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है। जैसे क्लास में भी मैंने शायद बेंजीन और इथेनॉल का एग्जांपल लिया हो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, या कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का एग्जांपल लिया हो, एसीटोन पोलर है और कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, तो इस तरह के केसेस में पॉजिटिव डिविएशन आता ही आता है। सारे एग्जांपल्स ऑब्वियसली अपन कवर नहीं कर सकते, पर अपन को थोड़ा जजमेंट लेना आना चाहिए गिवन केस में, अगर एग्जाम में कोई डिफरेंट केस आता है तो। हाँ अनन्या बोलो। सर मोलन स्टोइचियोमेट्री का है। हाँ बोलो, रीड करो स्लोली। So metal carbonates decompose when they are heated to form metal oxides and carbon dioxide. The equation is given: MgCO3 solid gives us MO solid plus CO2. Okay. ठीक है। Which of the following metal carbonates would lose 35.1% of its mass when it decomposes? इसमें क्या है कि 35.1% मास का लॉस हो रहा है, और वो मास का लॉस CO2 के कारण हो रहा है, क्योंकि CO2 गैस है और वो एस्केप कर जाएगी। तो CO2 का जो मास होता है एक मॉलिक्यूल का, वो 44 AMU होता है। वो कंपाउंड के फॉर्मूला वेट का 35.1% होना चाहिए, 35.1%। तो यहाँ से आप फॉर्मूला वेट फाइंड कर लो, 4400 अपॉन 35.1। अनन्या इस तरह से लिखना समझ में आ रहा है? 44 Yes, AMU sir. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का लॉस है, तो इसके एक यूनिट से इतना लॉस हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला वेट अगर यूज करें तो 44 AMU 35.1% आना चाहिए। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला वेट मिल जाएगा, फिर आप 1 by 1 ऑप्शंस में चेक करना कि किसका फॉर्मूला वेट मैच कर रहा है इसके साथ। आ रही बात? Okay, sir. ऑप्शंस को यूज तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। Answer for question 6. क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। A certain compound has the molecular formula X4O6. Okay. If 10 gram of compound contains 5.62 grams of X, the atomic mass of X is?
5.62 grams of X. Yes, sir. इसमें 5.62 grams of X है, तो रिमेनिंग जो है वो 4.38 grams ऑक्सीजन हो जाएगा। और फिर इनके जो मोल्स हैं वो फॉर्मूला से पता चल रहा है, मोल्स ऑफ X 4:6 के रेशियो में है। मोल्स ऑफ X by 4 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ O by 6। X के मोल्स फाइंड करने के लिए X के मास को इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। O के मोल्स फाइंड करने के लिए O के मोलर मास को इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये 4 और 6 तो आएंगे ही। इस तरह से इनके मोल्स जो हैं वो 4:6 के रेशियो में हैं, और मोल्स फाइंड करने के लिए मासेस को मोलर मासेस से डिवाइड कर रहे हैं। बस यहाँ से अब आप M के लिए सॉल्व कर सकते हो, वही आंसर होगा। Okay, sir. ठीक है, आई थिंक अपन सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। रिमेनिंग डाउट्स आप इंडिविजुअली पूछ लेना, ठीक है। आई हैव वन मोर क्लास कमिंग अप इन द इवनिंग, तो आपके रिमेनिंग डाउट्स जो है वो पूछें डेफिनेटली, और सॉल्यूशंस के डाउट्स अपन नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। चलिए, गुड लक फॉर टुमारोज टेस्ट। सब लोगों को टेस्ट देना है और अपने आप को चेक करना है, बेसिकली खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए टेस्ट देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।